ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडॉक्स रिएक्शन का डिवीजन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर है और अपनी तैयारी काफी अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन कर लिया है तो काफी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो पहले रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन करके ही आज का लेक्चर शुरू करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, काम में आता है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एन फैक्टर वाली चीजें बताई थी और कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के यूजेस भी यहाँ पे होने वाले हैं। तो आई थिंक वो चीजें तुम सारी क्लियर करके, उन सारे डाउट्स को क्लियर करके ये लेक्चर देखना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक गैल्वेनिक सेल होता है, एक वोल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो आज का जो लेक्चर है अपना, हम वो शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के साथ। ठीक है, सबसे पहला है अपना गैल्वेनिक सेल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक चीज को, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सिंपल सा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम को पहले मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर मान सकते हो, ये सेकंड बीकर लिया हुआ है। ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड बीकर है। फर्स्ट बीकर के अंदर मैंने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? वो जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। डन। सेकंड बीकर के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, CuSO4 का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक तरीके से तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर इसका स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे तुम्हारी चीजें क्लियर होगी कि डेनियल सेल के अंदर या फिर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है। सिंपल, एक तरफ बीकर के अंदर जिंक सल्फेट होता है, दूसरे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा होता है। ठीक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम जिंक रोड को रखते हैं। ये जिंक है, इस रोड को हमने इसके अंदर डिप किया हुआ है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम कॉपर की रोड को डिप करके रखते हैं। क्लियर है यहां तक? जिंक सल्फेट के अंदर जिंक का रोड रहेगा, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का रोड रहेगा। कौन क्या करता है हर एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, देखते जाओगे। लेकिन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड। जिंक जो है वो यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। चीज क्लियर है? एनोड कौन है यहाँ पर? जिंक है। कैथोड कौन है? कॉपर है। याद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। डेनियल सेल के अंदर एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने साइन दिया हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूंगा ना तो एनोड नेगेटिव होता है यहाँ पे और कैथोड पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूंगा जो कि सेकेंड टाइप है, उसके अंदर ये साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो साइन से याद मत रखो कि एनोड पॉजिटिव होता है या एनोड नेगेटिव होता है। तुम्हें सेल के अकॉर्डिंग याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशन की, अगर गैल्वेनिक सेल की बात करेगा तो एनोड नेगेटिव होगा और अगर कैथोड की बात करेगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा गैल्वेनिक सेल के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हम बाद में करेंगे अच्छे से। चीज क्लियर है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर जिंक की रोड है, वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। चीज क्लियर है? बढ़िया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक और चीज ऐड की, साल्ट ब्रिज। इसका क्या मतलब है, सारी अच्छी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, पहले ध्यान से सुनोगे। इधर वाले पार्ट को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चीज है क्या, इसको बोलते क्या। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं, मैं बोल देता हूं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हाफ सेल। चीज क्लियर है? क्या बोलते हैं? हाफ सेल। इसको हम बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एनोड, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, इन दोनों को मिला दिया तो एक फुल सेल बन जाएगा। एक तरीके से ये समझ सकते हैं। तो इसको मैं हाफ सेल बोल रहा हूं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैं बोलूंगा कैथोडिक हाफ सेल। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया इसका नाम, कैथोडिक हाफ सेल। चीज क्लियर है? एनोडिक हाफ सेल अगर तुम्हें बोलेगा तो किसको? इस वाले पर्टिकुलर चीज को हम डिनोट कर रहे हैं एनोडिक हाफ सेल से, इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैथोडिक हाफ सेल से। चीजें क्लियर? बढ़िया। अब देखो एक चीज तुम्हें याद रखना है यहाँ पर,
कि जब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात किया जाएगा कि एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी और कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, तो उसको याद कर लो कि वो कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हुआ है, याद रखना है तुम्हें कि जब कभी भी एनोड पे बात करेगा तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है, ठीक है, याद रखना है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तुम लोगों को काफी अच्छे से पता है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चीज क्लियर है, याद रखना। कभी भी बोलता है एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, चाहे ये तुम गैल्वेनिक सेल के लिए लगा लो, चाहे तुम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए लगा लो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 के आयंस भी हैं बिल्कुल, और SO4 2- के आयंस भी है, होंगे ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर भी कॉपर +2 के आयन है, साथ साथ में SO4 2- सल्फेट के आयंस भी प्रेजेंट है। चीज क्लियर है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस जिंक इलेक्ट्रोड का होगा। कैसा होगा, उस रिएक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं। एनोडिक हाफ सेल में एक रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी कि जो Zn है तुम्हारा वो कन्वर्ट होगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कहां पर हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात करो तो यहां पर ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रही है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। तुम देख पा रहे होंगे कि इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये चीजें तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि जिंक से जिंक +2 आयन बाहर निकल रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बस, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस जिंक इलेक्ट्रोड का मास डिक्रीज होता जाएगा, ये चीज क्लियर कर पा रहे हो, धीरे धीरे इस जिंक इलेक्ट्रोड का मास डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ही हम इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। ये सोल्ट ब्रिज के बारे में बाद में बात करता हूं मैं, ठीक है, अभी जो बता रहा हूं उसको बस स्टेप वाइज समझते जाओ, ठीक है। अभी ये और इसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं, बस इसको एक वायर के साथ मैंने कनेक्ट किया, डन, कनेक्ट किया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, मतलब यहां से जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक +2 की फॉर्म में आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, डन है। तो क्या होगा ना कि इस रोड के आसपास पॉजिटिव आयंस काफी ज्यादा हो जाएंगे, इस तरीके से पॉजिटिव आयंस इसको घेर लेंगे, क्योंकि जिंक +2 आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, डन, आगे चलता है। कैथोडिक हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन कैसे होगा कि ये जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 आयन बने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किधर जाएंगे, इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, किस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर। तो यहां पर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा कॉपर में। यहां तक चीज क्लियर कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो जिंक +2 ये चीज हो रही है एनोड पर, ये चीज हो रही है कैथोड पर। ये जिंक इलेक्ट्रोड वाला है, ये इलेक्ट्रोड कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 आयंस में, यहां पर ये कॉपर +2 आयन यहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड का मास बढ़ रहा है। चीज क्लियर है, यहां पर एनोड का मास डिक्रीज हो रहा था, वहां पर कैथोड का मास बढ़ रहा है। चीज क्लियर कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। इसको क्या बोल देते हैं, एनोडिक, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका नाम है एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम भी क्या हो जाता है, कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर कर पा रहे हो चीजें, क्यों बोल रहा हूं, हाफ सेल है दोनों तरफ, दोनों को मिला दोगे तो फुल हो जाएगा। एनोडिक हाफ सेल, यहां पर ये रिएक्शन, कैथोडिक हाफ सेल, यहां पर ये रिएक्शन, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू किधर जा रहे हैं, इस कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन गेन कर रहा है, ये कॉपर +2 गेन कर रहा है और यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। चीज क्लियर कर पा रहे हो, वापस से समझाता हूं। जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक +2 बना, जिंक +2 बना, वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के आसपास पॉजिटिव आयंस ने, एक बोल सकते हो पॉजिटिव आयंस आके आसपास जमा हो गए। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू किधर चले गए, वो इधर चले गए, किस साइड, कैथोड की साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, अगर मैं बोलूं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुआ, अगर तुम्हें कोई बोले तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एनोड टू कैथोड,
तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर मैं लिख दूंगा कि ये हुआ है एनोड टू कैथोड। चीज क्लियर कर पा रहे हो? बेसिक चीजें, काफी फंडामेंटल चीज है, एनोड टू कैथोड। बढ़िया। इसी तरीके से अगर तुम लोगों को पता हो कि जो करंट पास होता है, जो यहाँ पे करंट पास होगा, वो करंट इलेक्ट्रॉन की रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ करंट, मूवमेंट ऑफ करंट क्या होगा बताओगे? कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है कभी छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां है, डायरेक्शन बताओ, करंट का डायरेक्शन बताओ। सिंपल सी चीजें पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो करंट कहां से कहां पास हो रहा है? कैथोड टू एनोड। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पास हो रहा है? एनोड टू कैथोड। ये चीज क्लियर कर रहे हो? फिर से बता रहा हूं, सॉल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा यूज है, इसको मैं काफी डिटेल में अच्छे से बात करूंगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? ठीक है, किसको एनोड बोला है, किसको कैथोड बोला है? एनोड पे, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ये चीज को फिलहाल समझो। चीज क्लियर कर पा रहे हो? आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये दो हाफ सेल है। इन दो हाफ सेल को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया। वायर से कनेक्ट करने के बाद जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ और यहां पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कैथोड पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने की वजह से इसका मास बढ़ गया, इसका मास डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ गया और करंट का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ हमारे पास निकल के आया। ये छोटी सी चीज क्लियर है पहले, पूरा बेसिक क्लियर है पहले कि जो हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, फिर ये थर्ड चीज है अपने पास, सोल्ट ब्रिज। ठीक है, सोल्ट ब्रिज का एक बेसिक सा मीनिंग समझा देता हूं कि सोल्ट ब्रिज का मीनिंग क्या है। सोल्ट ब्रिज कुछ नहीं कर रहा है, सोल्ट ब्रिज बस कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो हाफ सेल को। क्या कर रहा है वो? कनेक्ट कर रहा है दो हाफ सेल को। हाँ, ये पहला हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बस कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने से क्या फायदे मिलेंगे वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि सोल्ट ब्रिज का क्या यूज है वो हम इसके बाद पढ़ते हैं। पहली चीज तो अगर तुम देखोगे तो जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हमें एक सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर अगर हम सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो वहां पर करंट चलेगा नहीं। चीज क्लियर है? तो इसी वजह से यहां पर अगर तुम देखोगे तो क्या सर्किट कंप्लीट हो पा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, इससे इसको मिलाने का कोई चीज नहीं है, तो वो सोल्ट ब्रिज यहां पे काम करेगा। ठीक है, तो सोल्ट ब्रिज का बारे में पढ़ते हैं, सोल्ट ब्रिज की कुछ और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज की क्या क्या सिग्निफिकेंस है और सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है, सोल्ट ब्रिज कैसे बनाया जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर एनोडिक हाफ सेल का, सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर कैथोडिक हाफ सेल का तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यार अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें कर ली है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप के हाफ सेल है, एक ये है एनोडिक हाफ सेल, ये है कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होता है, करंट का मूवमेंट कहां से कहां होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि गैल्वेनिक सेल है और एक वोल्टेक सेल है, तो इस पर्टिकुलर सेल का भी एक स्पेसिफिक नाम है, वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूं। उस पर्टिकुलर सेल को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है डेनियल सेल। ठीक है, अगर डेनियल सेल की बात करेगा तो डेनियल सेल वो सेल होता है जिसके अंदर एनोड के अंदर जिंक यूज किया जाता है और डेनियल सेल के अंदर कैथोड में एज अ कॉपर यूज किया जाता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम डेनियल सेल कहलाता है। ठीक है, जस्ट ये बोल सकते हो कि गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है डेनियल सेल, जिसको हम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं। चीज क्लियर है यहाँ तक? मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि एक एनोडिक हाफ सेल होता है, एक कैथोडिक हाफ सेल होता है। एनोडिक हाफ सेल पे रिडक्शन होगा, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, कॉपर प्लस टू कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के अंदर। चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो जिंक जो है यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स काफी हो जाएंगे, किसके पास? कैथोड के पास। क्यों होंगे समझ पा रहे होंगे आई थिंक। ये कॉपर प्लस तो डिपॉजिट हो गया, बचे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर प्लस टू तो डिपॉजिट हो गया, बचे क्या? इलेक्ट्रॉन्स, आयंस बचे। कॉपर प्लस टू डिपॉजिट हो गया, ये SO4 2 बचे, इसने इसको किसको घेर लिया? इसने कैथोड को घेर लिया। तो ये चीज है। ठीक है, अब क्या होगा कि एनोडिक हाफ सेल है, कैथोडिक हाफ सेल है। अब प्रॉपर रिएक्शन बोलूं या ओवरऑल रिएक्शन बोलूं तो क्या होगा? उसको मैं नेट रिएक्शन बोल रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? नेट रिएक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या होगा? नेट रिएक्शन होगा अपने पास Zn
प्लस कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट होगा तुम्हारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे आई थिंक। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अपन ऐसा ही कुछ करते थे, प्लस कॉपर। तो ये तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि डेनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो तुम उसको ये बताओगे। चीज क्लियर है। कोई बोलेगा कि डेनियल सेल का एनोडिक रिएक्शन कौन सा है, एनोडिक या एनोड पे होने वाला रिएक्शन कौन सा है, तो तुम्हें ये बताना है। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन ये बताना है। बिल्कुल चीज क्लियर कर पा रहे हो आई थिंक। तो ये सारी हमने बेसिक चीजें बात कर ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें बात करने वाला हूं सोल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। अब मैं तुम्हें सोल्ट ब्रिज के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से सुनोगे क्या होता है। सोल्ट ब्रिज जो है, एक ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है। क्या है यू ट्यूब? ये यू ट्यूब वो नहीं है जिसपे तुम अभी लेक्चर देख रहे हो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये यू ट्यूब है, उल्टा ट्यूब, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फिल किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर्ट का मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, KCl, KNO3, NH4NO3, ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना सोल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। KCl बोल सकते हो, KNO3 बोल सकते हो। ये मैंने कुछ यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। इन्वर्टेड यू ट्यूब है। इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर KCl, KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज करते हैं। पहली चीज क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया, ठीक है। इसके बाद हमें सोल्ट ब्रिज यूज क्यों करना है? क्या जरूरत है कि हमें सोल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा? क्या बिना सोल्ट ब्रिज के हम डेनियल सेल को नहीं बता सकते? क्या हम बिना डेनियल सेल के हम यहाँ पर रिएक्शन नहीं कर सकते? क्या चीज होने वाला है, ठीक है। देखो, अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने बताया था कि जो भी तुम्हारा गैल्वेनिक सेल होता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वोल्टेज के फॉर्म में बोल सकते हो। अब तुम्हें भी पता है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो सर्किट वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहली चीज तो क्लियर होगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होंगे उसके बारे में फिजिक्स के अंदर। तो पहला काम क्या करता है ना सोल्ट ब्रिज, पहला काम क्या करता है, कंप्लीट द सेल सर्किट। सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, पहला काम ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला काम क्या कर रहा है। ये पहला काम कर रहा है कि सेल का जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है। पहला पॉइंट आई थिंक सभी लोगों को आराम से क्लियर हुआ होगा। सेकंड चीज, प्रिवेंट करता है ट्रांसफेरेंस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तुम लोगों को पता होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना या ट्रांसफर होना ऑफ दिस सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ टू अदर। अब क्या होता है ना कि इधर से उधर सॉल्यूशन ट्रांसफर हो सकता है, किसके अंदर, सोल्ट ब्रिज के अंदर, ठीक है। या हो सकता है कि पर्टिकुलर इस यहां से हम अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो यहां से ट्रांसफर हो सकता है। तो सोल्ट ब्रिज नहीं होने देता। वो काम क्यों नहीं करने देता? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉटन वुड के ये प्लग लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉटन वुड के प्लग यहाँ पे ट्रांसफर होने से रोकते हैं कि सपोज यहां से कॉपर प्लस आयन इस सोल्ट ब्रिज के थ्रू कहीं इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर नहीं आ जाए, या इस एनोडिक हाफ सेल के अंदर नहीं आ जाए, या यहां से जिंक प्लस 2 के आयन इस पर्टिकुलर सोल्ट ब्रिज से होकर यहां पर प्रेजेंट ना हो जाए। चीज क्लियर है। तो सेकंड चीज क्या करता है सोल्ट ब्रिज का काम क्या है? पहला काम है कि सर्किट कंप्लीट करना, सभी लोगों को क्लियर होगा, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। सेकंड काम क्या है? सेकंड काम है प्रिवेंट ट्रांसफरेंस और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ टू अदर। एक हाफ से दूसरे हाफ में सॉल्यूशन का जो ट्रांसफर हमें देखने को मिल रहा है उसको प्रिवेंट करता है। पहला चीज। दूसरा चीज क्लियर है सभी लोगों को। थर्ड चीज, कीप्स द सॉल्यूशन इन टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट में यहां पे बोल रहा हूं कि जो दोनों हाफ सेल है उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। कैसे रखता है इस चीज को समझोगे। मैंने तुम लोगों को यह बताया कि जैसे ही यहां पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Zn+2 के आयंस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 के आयंस आए। Zn+2 के आयंस ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर बढ़ा दिया। वो पॉजिटिव चार्ज इस एनोड के अराउंड एक तरीके से इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है कैथोड की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने देगा? खुद सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाएगा? तो तुम बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एनोडिक हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस पास इनटू सॉल्यूशन। पॉजिटिव आयन कहां से पास हुए? जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हुए। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अराउंड एनोड। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हमें कहां पे मिल रहा है? एनोड में।
ये पॉजिटिव पॉजिटिव लग गया एनोड में। तो इससे क्या हो रहा है, प्रिवेंट फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, फ्लो इलेक्ट्रॉन का रुक रहा है। चीज क्लियर है? तो प्रिवेंट फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नहीं रुकता। रीजन क्या है? क्योंकि ये सोल्ट ब्रिज है ना, ये सारा काम खत्म कर देता है। सोल्ट ब्रिज यहां पर एक तरीके से एक पिताजी की तरह काम करता है। पिताजी की तरह का मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्या करता है कि इसके पास ये है एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है कि वो आयंस प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव है, इसको कौन से आयन चाहिए? नेगेटिव आयन चाहिए। तो ये अपना केसीएल सपोज यूज किया है, तो केसीएल के आयंस यहां पे आ जाएंगे और पॉजिटिव आयंस के साथ वो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो डज नॉट हैपन बिकॉज नेगेटिव आयंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज उनको नेगेटिव आयन देगा। नेगेटिव आयन देने की वजह से क्या होगा? नेगेटिव आयन देने की वजह से पूरा का पूरा बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो कि एनोड से कैथोड की तरफ हमें दिख रहा है वो नहीं रुकेगा। चीज क्लियर कर पा रहे हो? एनोडिक हाफ सेल के अंदर कैसे ये सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नहीं रोकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आनी चाहिए एक चीज। सेम चीज कैथोडिक हाफ सेल के अंदर होगी। कैसे समझोगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपको सराउंड करेंगे किसको? इस पर्टिकुलर कैथोड को, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। चीज समझा चुका हूं। अब क्या होगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो क्या ये नेगेटिव आयन उसको आने देगा? क्या नेगेटिव आयन उसको आने देगा? दुश्मन को कौन आने देगा? दुश्मन को तो नहीं आने देगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेगेटिव आयंस इस पर्टिकुलर कैथोड को सराउंड करके रखे हुए हैं। पर्टिकुलर कैथोड को सराउंड करके रखे हुए, सराउंड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी आता है। रीजन क्या है? क्योंकि पापा बैठे हैं, क्योंकि पापा बैठे हैं, सोल्ट ब्रिज रखा हुआ है। सोल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन आके इन नेगेटिव आयन के साथ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देगा और इलेक्ट्रॉन को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि सोल्ट ब्रिज का काम क्या है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोल्ट ब्रिज को बनाते हैं या सोल्ट ब्रिज के अंदर कुछ पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, वो है या तो जिलेटिन यूज करते हैं या अगर अगर पेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैंने लिखा है ना, अगर अगर पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार एग्जाम में आया हुआ है ऑफकोर्स। इंपॉर्टेंट चीज है कि सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या यूज किया जाता है, याद रखना है। ठीक है, ऑफकोर्स याद रखोगे, ये छोटी सी चीज है। एक और इसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कब बनता है? जब हम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जब हम दो हाफ सेल को, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। चीज क्लियर है? दो हाफ सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। वो ना क्रिएट हो, वो ना बने, उसकी वजह से हम सोल्ट ब्रिज लगा के उसको रोक सकते हैं। समझ पा रहे होगे? बहुत बेसिक सी चीज समझा रहा हूं। देखो, सोल्ट ब्रिज की जगह, सोल्ट ब्रिज कैन बी रिप्लेस्ड बाय पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन का मतलब क्या है कि जिससे तुम्हारा माइग्रेशन हो पाएगा आयंस का। ठीक है, तो उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन जस्ट एक इंफॉर्मेशन है तो याद रख सकते हो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज पे हमें फोकस रखना है, सोल्ट ब्रिज को रिप्लेस बिल्कुल नहीं करना है। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या काम करता है डेनियल सेल के अंदर या गैल्वेनिक सेल के अंदर, हम बात करते हैं कि सोल्ट ब्रिज का काम क्या है। कॉटन वुड के प्लग क्या करते हैं? वो ट्रांसफर होने या डिफ्यूजन होने से मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाए जाते हैं। बस वो किसको ट्रांसफर करेंगे? जो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आए। चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, चीजें याद करवा देता हूँ, दिमाग में घुसा देता हूँ तुम्हारी चीजें, वापस से सुनोगे। डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। डेनियल सेल में एक होता है एनोडिक हाफ सेल, दूसरा होता है कैथोडिक हाफ सेल। एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, रट लेना, जिंदगी भर याद रखना है। कैथोड पर होता है रिडक्शन, रट लेना, जिंदगी भर याद रखना है।
एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन को एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन मैंने बोल दिया। कैथोड पे रिडक्शन होगा, यहां पर सॉरी ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन। कॉपर प्लस 2 कौन सा वाला, सॉल्यूशन वाला, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहां जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, किस पे, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे। उससे होगा क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 में, और क्या हो रहा है, जिंक का मास, जिंक रोड का मास कम हो जाएगा। समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक सी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। फिर इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन किया और हमारे पास एक नेट रिएक्शन मिली, जो कि इस डेनियल सेल के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट होगा जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर के अंदर। चीज क्लियर है। फिर हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो वो होगा एनोड से कैथोड। करंट का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो होगा तुम्हारा कैथोड से एनोड की तरफ। आई होप क्लियर कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। फिर हमने सोल्ट ब्रिज की बात की कि सोल्ट ब्रिज क्या होता है। तो देखो सोल्ट ब्रिज क्या होता है ना, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए जाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनर्ट का मतलब ही यही है कि जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो वो इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा वरना इस सॉल्यूशन के साथ। चीज क्लियर करे, उनको फिल किया, उसके साथ एक अगर अगर पेस्ट भी साथ में फिल किया जाता है। चीज क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, अगर अगर पेस्ट, ठीक है, अगर अगर पेस्ट, बढ़िया। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है सोल्ट ब्रिज का, सेल सर्किट कंप्लीट करता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रोल, सेल सर्किट कंप्लीट कर रहा है। दूसरी चीज, डिफ्यूजन और ट्रांसफेरेंस को रोकता है, दो हाफ सेल के बीच में कोई डिफ्यूजन और ट्रांसफेरेंस नहीं करता। सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, कैसे रखता है अच्छे तरीके से समझाया है। पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि कौन बैठा है, पापा बैठा है, सोल्ट ब्रिज बैठा हुआ है। सोल्ट ब्रिज सबका काम करता है। सोल्ट ब्रिज पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आयन भेजेगा, इधर नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आयन भेजेगा, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखेगा। चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये लिख दिया मैंने, एनोडिक हाफ सेल लिख दिया तुम्हें, फिर यहाँ पे मैंने कैथोडिक हाफ सेल लिख दिया। फिर ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से भी प्रिवेंट करता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का काम क्या है, सिंपल, इस सपोज अब अगर हम एक एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक हाफ सेल को अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आई होप क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पर सोल्ट ब्रिज को रिप्लेस कर सकते हैं पोरस पार्टीशन से भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोल्ट ब्रिज समझ में आना चाहिए, डेनियल सेल में क्या क्या होता है, इसकी वर्किंग समझ में आनी चाहिए, कैसे काम कर रहा है, कैसे। और ये सर्किट एक बार कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस या यहाँ पर हमें वोल्टेज दिख के मिल जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बस इतनी चीज है। बस इसका जो भी है ना प्रोसेस है या प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेजेंट करना कि एनोडिक हाफ सेल में क्या हो रहा है, कैथोडिक हाफ सेल में क्या हो रहा है, सोल्ट ब्रिज को कनेक्ट किया, क्यों किया, क्या रीजन है सोल्ट ब्रिज को कनेक्ट करना, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, करंट कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए जाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि तुम्हें काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर था उसको पूरा का पूरा बेस्ड रखा है मैंने डेनियल सेल पे। एक तरीके से तुम देख सकते हो कि आज का लेक्चर जो भी मैंने पूरा पूरा बेस्ड रखा है वो डेनियल सेल पे रखा है, जो कि क्या होता है, एक जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर इलेक्ट्रोड के दो सॉल्यूशंस के साथ हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि डेनियल सेल क्या होता है, उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, और सोल्ट ब्रिज जो पापा है उसके बारे में तुम्हें समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में मैं तुम्हें और चीजें इसका बेसिक बताऊंगा, और डेनियल सेल के बारे में और गैल्वेनिक सेल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक तुम्हें क्या एक सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा एक टास्क दे रहा हूं एक तरीके से कि एक बार इसको रीड करके, एक बार इसको समझ के एनसीईआरटी से एक बार गैल्वेनिक सेल के बारे में या डेनियल सेल के बारे में एक बार रीड कर लेना, ठीक है। वहां से तुम्हें और थोड़ी और चीजें मिलेगी जो तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगी। ऑलमोस्ट चीजें कवर कर दी है, ऑलमोस्ट चीजें बता दी गई है, फिर भी एक बार रीड करोगे तो संतुष्टि मिल जाएगी। फिर भी लेक्चर के नोट्स तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से तुम लिख सकते हो। लेक्चर नोट्स में एक एक्स्ट्रा चीज मैंने प्रोवाइड की है कि प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट ब्रिज, ठीक है। तो उसको जस्ट एज अ एक्स्ट्रा चीज
उसके करस्पॉन्डिंग लिख लेना, ठीक है। कहीं पूछा नहीं जाता है, कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैंने वहां पे मेंशन किया, तो उसको एक बार लिख लेना, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको बताया हुआ है, ठीक है। बाकी प्रोसेस को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है तुम्हारे सामने, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया है, तो वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। इतना करना है, लेकिन मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर में ही बता दिया था कि पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, काम में आएगा बेटा, यहीं से शुरुआत हो रही है, काम में आएगा, काम में आएगा तभी बोल रहा हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम और एन फैक्टर वाली चीज, ठीक है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से रीड कर लेना, तब जाके थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना, वरना बाद में प्रॉब्लम आएगी, फिर बोलोगे कि सर वो बेसिक वीक है, तो फिर बोलना मत। चीज क्लियर हो पा रही है, बेसिक चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है, ठीक है। लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आराम से घर पे बैठ के छापते रहना, और पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और काम करो, अपने लिए काम करो। तुम्हें अगर कुछ बनना है तो काम करो, काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम दो अपने आप को, पढ़ाई करो बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नई चीजें बताऊंगा, कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से रहेगा बाय।